Very good morning to all of you. Today we will continue our next chapter, that is posology. The word posology is derived from Greek word posos meaning how much and logos mean science. पोसोलॉजी ये एक ऐसा वर्ड है जो ग्रीक वर्ड से लिया गया है. पोसोस मीन हाउ मच मीन्स कितना एंड लोगोस मीन साइंस. सो पोसोलॉजी इज अ ब्रांच ऑफ मेडिकल साइंस. पोसोलॉजी है मेडिकल साइंस की ब्रांच है विच डील विद द डोज और क्वांटिटी ऑफ ड्रग, जिसके अंदर हम स्टडी करेंगे कि डोज और उसकी क्वांटिटी कितनी लगती है पेशेंट को टू गेट डिजायर फार्माकोलॉजिकल एक्शन. मतलब उसको पेशेंट को एक फार्माकोलॉजिकल एक्शन पहुंचने के लिए कितना डोज और कितनी क्वांटिटी ऑफ ड्रग उसको एडमिनिस्टर्ड करनी चाहिए या फिर करनी होती है कि उसको एक फार्माकोलॉजिकल एक्शन उसको प्रोड्यूस हो. फॉर एग्जांपल, अगर कोई पेशेंट को फीवर है तो उसको पैरासीटामोल का कितना ड्रग और कितना डोज उसको कंज्यूम या एडमिनिस्ट्रेट करना चाहिए कि उसका जो फीवर है वो कम हो जाए. ओके. द डोज ऑफ ड्रग कैन नॉट बी फिक्स्ड बिकॉज देयर आर सो मेनी फैक्टर इन्फ्लुएंस द डोसेस. अब जो भी ड्रग के डोसेस होते हैं वो फिक्स नहीं होते बिकॉज बहुत से फैक्टर ऐसे होते हैं कि उसको इन्फ्लुएंस करते हैं वो डोसेस को. जैसे कि फॉर एग्जांपल एज है, अगर कोई चिल्ड्रंस है और कोई ओल्ड एज है या कोई अडल्ट है तो उन सब के लिए अलग अलग डोसेज होंगी. अगर हम वही डोज अडल्ट का डोज चिल्ड्रन को देंगे या फिर चिल्ड्रन का डोज अडल्ट को देंगे तो वो एक फार्माकोलॉजिकल एक्शन उसको नहीं पहुंचा पाएगा या वो उसके लिए टॉक्सिक भी हो सकता है अगर चिल्ड्रंस के लिए रहा तो. और कंडीशन ऑफ पेशेंट की कंडीशन कैसी है, ज़्यादा सीवियर तो नहीं है उसकी कोई डिसीज़ या फिर उसकी कोई डिसीज़ प्राइमरी कंडीशन में है या फिर सेकेंडरी कंडीशन में है. तो ये सब फैक्टर इन्फ्लुएंस करते हैं. फिर टॉलरेंस, मतलब उसको कितना वो ड्रग टॉलरेंस कितना बर्दाश्त कर सकता है डोज को वो. बहुत मच रूट ऑफ आइडियोसिंक्रेसी, रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, फॉर्मुलेशन यूज, ड्रग इंट्रैक्शन एंड रेट ऑफ एलिमिनेशन, ये सब फैक्टर इन्फ्लुएंस करते हैं. फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग डोज. The optimum dose of drug which produce the desired therapeutic effect. अब जो ज़्यादा से ज़्यादा ड्रग है, जो ड्रग का डोज है वो थेरेपेटिक इफेक्ट को प्रोड्यूस करता है. वेरीज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, जो कि हर एक पर्सन के अंदर अलग अलग होता है. Because every individual varies both in the degree and character of the response produced by drug. क्योंकि हर इंसान के अंदर जो डोज होता है ड्रग का वो अलग अलग लगता है. बिकॉज उनका एज सेम नहीं होती है, फिर उनका बॉडी वेट सेम नहीं होता है, फिर उनकी सीवियरिटी कंडीशन सेम नहीं होती है. तो हर किसी पेशेंट को या हर पर्सन को अलग अलग उसके हिसाब से डोज ऑफ ड्रग हमको कैलकुलेट करना होता है या फिर उसके हिसाब से उसको ड्रग देना होता है जो कि उसको थेरेपेटिक इफेक्ट और या फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट उसको मिल सके. सो इन दैट फर्स्ट फैक्टर एज. The pharmacokinetic of many drugs changes with age. अब जो बहुत से ड्रग ऐसे होते हैं कि वो एज के हिसाब से उसकी फार्माकोकाइनेटिक्स चेंज हो जाती है. मीन्स टाइम कोर्स ऑफ ड्रग, एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म एंड एक्सक्रीशन. तो वो एज के हिसाब से सबकी
अलग अलग हो जाती है फार्माकोकाइनेटिक्स। सो वाइल डिटरमाइनिंग द डोज ऑफ ड्रग द एज ऑफ इंडिविजुअल ऑफ ग्रेट सिग्निफिकेंस। सो डोज को हम डोज देने के लिए कोई भी एक ड्रग का जो एज होती है हर एक इंडिविजुअल पर्सन की एक ग्रेट सिग्निफिकेंस है, मतलब एक अहम चीज़ है एज। चिल्ड्रन एंड ओल्ड पीपल नीड लेसर अमाउंट ऑफ ड्रग दैन द नॉर्मल एडल्ट। अब जो चिल्ड्रंस होते हैं, जो बच्चे होते हैं और जो बूढ़े लोग होते हैं, उनको जो भी अमाउंट होती है ड्रग की वो उनको कम लगती है एज कम्पेयर टू अडल्ट पर्सन, बिकॉज दे आर अनेबल टू एक्सक्रीट ड्रग, बिकॉज वो सही से ड्रग को एक्सक्रीट नहीं कर पाते। ओके, दैट एक्सटेंड द अडल्ट, मतलब अडल्ट के हिसाब से या उनके कंपैरिजन में जो चिल्ड्रंस और जो बूढ़े लोग होते हैं वो सही से ड्रग को एक्सक्रीट नहीं कर पाते। क्या वजह से? क्योंकि उनका एज अलग होती है, सेम नहीं होती। तो वो टाइम कोर्स जो होता है ड्रग का, जैसे कि एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म एंड एक्सक्रीशन, वो उनमें सही से नहीं हो पाता। ये वजह से बच्चों को और बूढ़ों को कम डोज दिया जाता है कोई भी ड्रग का। चिल्ड्रन कैन टॉलरेट रिलेटिवली लार्जर अमाउंट ऑफ बेलाडोना। अब जो बच्चे होते हैं वो बेलाडोना, डिजिटालिस एंड इथेनॉल ऐसे जो भी ड्रग होते हैं वो उनको बर्दाश्त कर पाते हैं। वेयर एज एल्डरली पेशेंट आर मोर सेंसिटिव टू सम ड्रग इफेक्ट। अब जो बूढ़े पेशेंट होते हैं वो जो मोर सेंसिटिव होते हैं, ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं। अगर कोई भी ड्रग का इफेक्ट मिले तो सेंसिटिव होते हैं बहुत से, तो उनको बहुत जल्दी इफेक्ट मिल जाता है कोई भी ड्रग का छोटे से। फॉर एग्जाम्पल हिप्नोटिक एंड ट्रैंक्विलाइजर विच में प्रोड्यूस कन्फ्यूजन स्टेट इन देम। अब वो ज़्यादा बूढ़े पेशेंट ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं। अगर हमने कोई हिप्नोटिक ड्रग्स उनको दिए तो वो जल्दी से मतलब कन्फ्यूजन भी हो सकते हैं और ऐसी स्टेट के अंदर जा सकते हो कि मतलब कन्फ्यूजन हो पाए या फिर उनके कन्फ्यूज हो जाए या फिर उनको अल्जाइमर जो बोलते हैं हम, अल्जाइमर की डिसीज मतलब शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस, तो ऐसी कंडीशन हो जाती है उनमें बूढ़े लोगों में। देन नेक्स्ट सेकंड, सेक्स। जो सेक्स है ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। इसमें क्या होता है कि जो मेल है और जो फीमेल है दो अलग अलग कैटेगरी है। मतलब हमारे वुमेन के अंदर दो अलग अलग कैटेगरी को बनाया गया है, जिसके अंदर एक मेल है और एक फीमेल है। सो इन दोनों का जो है एनाटॉमी और फिजियोलॉजी चेंज होता है दोनों का। तो उसमें फॉर एग्जांपल अगर हमने मॉर्फिन एंड बार्बिचुरेट्स में प्रोड्यूस मोर एक्साइटमेंट बिफोर सेडेशन इन वुमेन। अब वुमेन के अंदर क्या होता है, अगर हमने मॉर्फिन और बार्बिचुरेट दिए तो सेडेशन से पहले उनको एकदम एक्साइट हो जाते हो, एकदम मतलब हर कुछ भी काम एकदम मतलब जल्दी में करने लगते हैं। तो ऐसी सब कंडीशन हो जाती है वुमेन के अंदर। सो एंड स्पेशली केयर शुड बी टेकन व्हेन ड्रग्स आर एडमिनिस्टर्ड ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन, प्रेगनेंसी एंड लैक्टेशन। सो हमको अगर ऐसे ड्रग लेते हैं हम जो कि हमको ऐसे ड्रग मतलब प्रेगनेंसी के टाइम या मेंस्ट्रुएशन के टाइम या लैक्टेशन के टाइम ऐसे ड्रग को अवॉइड करना चाहिए, मतलब देना नहीं चाहिए वुमेन्स को। एंड बहुत से ड्रग ऐसे होते हैं अगर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी वो बहुत से ड्रग प्लेसेंटल बैरियर को क्रॉस कर देते हैं, जिसकी वजह से बेबी में एबनॉर्मलिटी भी हो सकती है। तो ऐसे ड्रग को ड्यूरिंग प्रेगनेंसी हमको अवॉइड करना चाहिए। ओके, नेक्स्ट फैक्टर बॉडी वेट। द एवरेज डोज इज मेंशन्ड आइदर इन टर्म्स ऑफ मिलीग्राम per kg body weight or as a total single dose of an adult weighing between 50 to 100 किलोग्राम। अब इसमें क्या होता है कि जो एवरेज जो डोज है वो दो तरह से मेंशन किए जाते हैं, मिलीग्राम पर
kg मतलब अगर 10 mg 100 किलो के लिए है तो 50 किलो के आदमी के लिए कितना हुआ, इस हिसाब से। और दूसरा ऐसा होता है बिटवीन 50 टू 100 किलोग्राम, मतलब एक रेंज होती है कि भाई अगर 50 किलो से लेकर 100 किलो के वेट का कोई आदमी है या कोई इंसान है तो उसको ये ड्रग या उसको ये डोज, इतना डोज या इतना ड्रग उसको दिया जाएगा। लेकिन एक्चुअली में प्रॉब्लम क्या होती है, जैसे अगर कोई मोटा इंसान है या कोई बहुत ही मतलब दुबला पतला है तो उनके अंदर प्रॉब्लम होती है। तो उनको कौन सा मेथड रिफ़र करते हैं इसके अंदर, मिलीग्राम पर केजी वाला। क्या कोई बंदा अगर 100 mg के ऊपर का है तो उसको 10 mg अगर 100 mg के लिए है तो 150 के लिए कितना हुआ, ऐसा सब इसके अंदर कैलकुलेट किया जाता है। ओके, देन फोर्थ, रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। इंट्रावेनस डोसेज ऑफ ड्रग्स आर यूजुअली स्मॉलर दैन द ओरल डोसेज। अब जो रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर क्या होता है कि जो इंट्रावेनस जो डोज है, जो हम जिसको हम आईवी बोलते हैं, जो कि डायरेक्टली इंजेक्शन से हमको दिए जाते हैं, तो वो ओरल डोज से उनका जो डोज होता है वो कम होता है। बिकॉज ड्रग्स एडमिनिस्टर्ड इंट्रावेनसली इंटर ब्लड स्ट्रीम डायरेक्टली, क्योंकि ये ड्रग जो होते हैं वो डायरेक्ट हमारी ब्लड स्ट्रीम के अंदर इंटर कर जाते हैं डायरेक्टली। ड्यू टू दिस रीज़न द ऑनसेट ऑफ ड्रग एक्शन इज क्विक विथ इंट्रावेनस डोज। अब जो भी ड्रग का एक्शन होता है वो एकदम फटाक से एकदम क्विक हो जाता है। जो भी हमको ऑनसेट एक्शन या जो भी थेरेपेटिक एक्शन हमको चाहिए होता है वो डायरेक्टली क्विक एक्शन पहुंच जाता है। एंड दिस माइट enhance the chances of drug toxicity। और उसमें कभी कभी क्या होता है कि मतलब कोई बूढ़े इंसान को हम ड्रग दे रहे हो और उसमें इजीली वो एक्सक्रीट नहीं हो पा रहा, तो उससे क्या हुआ, क्या उसके अंदर जो ड्रग एब्जॉर्ब होगा कंटिन्यूसली और वो उसके मतलब टॉक्सिसिटी के चांसेस उसके अंदर बढ़ जाएंगे वो पेशेंट्स के अंदर। द इफेक्टिवनेस ऑफ ड्रग फॉर्मुलेशन इज जनरली कंट्रोल बाय द रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। अब जो भी ड्रग फॉर्मुलेशन का जो इफेक्टिवनेस होता है वो उसके रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन से कंट्रोल होता है। क्या अगर ये ड्रग हम इसको ऐसा देंगे, अगर ये एक्सक्रीट नहीं हुआ तो ये टॉक्सिसिटी प्रोड्यूस कर सकता है, तो हमको कितना देना चाहिए, या फिर बूढ़े पेशेंट के अंदर ये क्या टॉक्सिसिटी प्रोड्यूस कर सकता है, या फिर चिल्ड्रन के अंदर इजीली एक्सक्रीट नहीं होगा तो क्या टॉक्सिसिटी प्रोड्यूस कर सकता है, उसको हमको कौन से रूट से ये बेटर रहेगा ये ड्रग, तो ये सब उससे कंट्रोल होता है। देन टाइम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। द प्रेजेंस ऑफ फूड इन द स्टमक डिले द एब्जॉर्प्शन ऑफ ड्रग। अब हम कभी कभी क्या करते हैं, क्या हमने खाना खाए और उसके फ़ौरन बाद हम ड्रग जो भी हमारी मेडिसिन है वो हम उसको एडमिनिस्टर कर लेते हैं। तो उससे क्या होता है कि जो ड्रग का जो हमारे स्टमक में जो फूड होता है उसकी वजह से जो ड्रग का जो एब्जॉर्प्शन है वो बहुत डिले पहुंचता है या फिर बहुत कम पहुंचता है। द ड्रग्स आर मोर रैपिडली एब्जॉर्ब फ्रॉम द एम्प्टी स्टमक। अब हमने फॉर एग्जांपल खाली पेट कोई ड्रग लिए तो वो मतलब वो रैपिडली एब्जॉर्ब हो जाते हैं एम्प्टी स्टमक के अंदर ऐसे ड्रग। सो द अमाउंट ऑफ ड्रग विच इज़ वेरी इफेक्टिव व्हेन टेकन बिफोर मील। और जो अमाउंट ऑफ ड्रग है वो वेरी इफेक्टिव होते हैं व्हेन टेकन बिफोर मील। मतलब हमको उसका बेटर फार्माकोलॉजिकल एक्शन उसका हमको मिलता है बिफोर मील, जब हम कोई भी ड्रग को एडमिनिस्टर करते हैं। और नॉट बी दैट
मच इफेक्टिव व्हेन टेकन ड्यूरिंग और आफ्टर मील। और हम खाने के बाद अगर कोई ड्रग लेते हैं तो उसका सही से हमको जितना इफ़ेक्ट उसका पहुंचना चाहिए वो उतना इफ़ेक्ट हमको नहीं मिल पाता। और बहुत से ड्रग ऐसे ऐसे होते हैं कि मतलब वो हमने अगर उसको एम्प्टी स्टमक लिए तो वो इरिटेटिंग भी प्रोड्यूस कर सकते हैं। द इरिटेटिंग ड्रग्स आर बेटर टॉलरेटेड इफ एडमिनिस्टर्ड आफ्टर मील्स। अब जो भी इरिटेटिंग ड्रग्स होते हैं अगर हम उसको खाने के बाद ही एडमिनिस्टर करें तो वो बेटर उसको हम टॉलरेट कर सकते हैं, मतलब उसको हम बर्दाश्त कर सकते हैं ऐसे ड्रग्स को। फॉर एग्जांपल आयरन, आर्सेनिक, कॉड लिवर ऑयल शुड बी गिवन आफ्टर मील। अब ऐसे जो ड्रग होते हैं जो हमारे एम्प्टी स्टमक के अंदर इरिटेटिंग कर सकते हैं, कुछ दूसरा इफ़ेक्ट अनडिज़ायरेबल इफ़ेक्ट प्रोड्यूस करते हैं, तो ऐसे ड्रग्स को हमको खाने के बाद लेना चाहिए। देन सिक्स इन्वायरमेंटल फैक्टर। अब इन्वायरमेंटल फैक्टर ये बहुत इम्पोर्टेंस होता है बिकॉज डे लाइट इज स्टिमुलेंट। अब इंसान दिन के अंदर स्टिमुलेंट होता है, एक्टिव होता है, सो एनहांसिंग द इफेक्ट ऑफ स्टिमुलेटिंग ड्रग्स एंड डिमिनिश द इफेक्ट ऑफ हिप्नोटिक्स। तो अगर दिन में हम ऐसे ड्रग लिए जो हमको स्टिमुलेट करते तो उनका जो इफ़ेक्ट है वो बढ़ जाता है, उनका इफ़ेक्ट इन्हांस हो जाता है, बढ़ जाता है। और ऐसे ड्रग जो हमको हिप्नोटिक प्रोड्यूस करते हैं या हिप्नोटिक ड्रग हमने दिन में लिए तो उनका जो इफ़ेक्ट है वो कम पहुंचता है। क्यों? क्योंकि हम दिन में एक्टिव होते हैं और स्टिमुलेंट होते हैं, तो ये हमारा एक इन्वायरमेंटल फैक्टर है जो कि हमको देन हिप्नोटिक्स डार्कनेस इज सिडेटिव। और जो अगर रात में हम थोड़े सिडेटिव होते हैं मीन्स उतने एक्टिव नहीं होते जितने दिन में होते हैं। सो हिप्नोटिक्स आर मोर इफेक्टिव एट नाइट। तो हिप्नोटिक ड्रग क्या होते हैं? ये इफेक्टिव होते हैं नाइट के अंदर। क्यों? क्योंकि हम ऑलरेडी थोड़े सिडेटिव होते हैं नाइट के अंदर, स्टिमुलेंट नहीं होते। अगर हमने वो हिप्नोटिक ड्रग दिन में लिए जब हम स्टिमुलेंट होते हैं तो वो उसका सही से इफेक्ट नहीं पहुँचाएंगे। ओके, द अमाउंट ऑफ बार्बिट्यूरेट रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस स्लीप ड्यूरिंग डे टाइम इज मच हायर दैन द डोज रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस स्लीप एट नाइट। अब जो बार्बिट्यूरेट डोज है रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस स्लीप, अगर हमको उसका ऐसा डोज चाहिए कि हमको दिन के अंदर वो स्लीपनेस या वो हमको स्लीप प्रोड्यूस कर सके तो हमको उसकी अमाउंट ज़्यादा लेनी होंगी दैन डोज रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस स्लीप एट नाइट। मतलब हम जितना डोज नाइट के अंदर ले रहे बार्बिट्यूरेट्स का तो उससे हमको थोड़ा ज़्यादा लेना पड़ेगा दिन में। ओके, अल्कोहल इज़ बेटर टॉलरेटेड इन कोल्ड इन्वायरमेंट दैन इन समर। अब जो अल्कोहलिक जो पेशेंट होते हैं वो उसको जैसे कि कोल्ड के अंदर आसानी से इसको या फिर बेटर टॉलरेट अच्छे से बर्दाश्त कर सकते हैं एज़ कम्पेयर टू समर। मतलब समर के अंदर उसको सही से वो टॉलरेट नहीं कर सकते। ये हमारा इन्वायरमेंटल फैक्टर है। एंड देन 7 इमोशनल फैक्टर। द पर्सनैलिटी एंड बिहेवियर ऑफ फिजिशियन में इन्फ्लुएंस द इफेक्ट ऑफ ड्रग, स्पेशली द ड्रग विच आर intended for use in a psychosomatic disorder। मीन्स इमोशनल ये ऐसे फैक्टर होते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होते हैं जो कि हमारे ड्रग को बहुत अफेक्ट करते हैं। मीन्स बहुत सारे फिजिशियन ऐसे होते हैं कि उनकी पर्सनैलिटी, उनका बिहेवियर डिपेंड करता है कि वो पेशेंट को कितना ड्रग उसको दे, ये सब उन पर डिपेंड करता है। बट यहाँ जो चीज़ें देखी जाती है वो सिर्फ साइकोसोमैटिक डिसऑर्डर के लिए होती है, जो कि आपके CNS डिसऑर्डर जिसको हम कहेंगे उससे रिलेटेड। द फीमेल्स आर मोर इमोशनल दैन
मेल्स। अब जो फीमेल होती है वो ज़्यादा इमोशनल होती है मेल से, एंड रिक्वायर लेस डोज ऑफ सर्टेन ड्रग्स। तो ये वजह से फीमेल को बहुत से ड्रग उनको कम दिए जाते हैं। इनर डोसेज फ्रॉम फॉर्म कॉल्ड प्लेसिबो विच assembled ड्यू टू द एक्चुअल medicament in the physical property are known as to produce therapeutic benefit in disease like angina pectoris and bronchial asthma। मीन्स ऐसे ड्रग जिसके अंदर फार्माकोलॉजिकल एक्शन नहीं होता, मतलब ऐसा झूठ मूठ का एक गोली दे देते कोई भी, क्या ये आप लेके जाओ, आपको ये इसकी दवा है ये आप लेके जाओ तो आपको वो ये इफ़ेक्ट पहुँचेगा, तो हम उसको प्लेसिबो बोलते हैं। जो कि मतलब एक्चुअल मेडिकामेंट नहीं रहती, लेकिन हमारा जो इमोशनल जो भी हमारी ब्रेन की थिंकिंग होती है कि हम उसको मान लेते हैं कि हाँ कि भाई ये ड्रग इसके लिए यूज़ होती है तो हमको वो इफ़ेक्ट मिल रहा है। तो हमारी बस एक थिंकिंग होती है जिसको हम प्लेसिबो बोलते हैं, जिसके अंदर ऐसी मतलब कोई ऐसे मतलब एक्टिव इंग्रेडिएंट नहीं होते जो कि हमको कोई एक्शन या उसका कोई फार्माकोलॉजिकल एक्शन हो या वो कोई हमको थेरेपेटिक एक्शन प्रोड्यूस करता हो, ऐसा नहीं होता है इसमें प्लेसिबो में। ये सिर्फ एक झूठ मूठ का मतलब एक बताने के लिए होता है कि नहीं भाई हमने आपका ये गोली दी है, ये ट्रीटमेंट किया, ऐसा सिर्फ ऐसे होता है। देन नेक्स्ट, प्रेजेंस ऑफ डिसीज ड्रग लाइक बार्बिचुरेट्स एंड क्लोरोप्रोमाजिन में प्रोड्यूस अनयूजुअली प्रोलॉन्ग इफेक्ट इन अ पेशेंट हैविंग लिवर सिरोसिस। अब ऐसे ड्रग जो बार्बिचुरेट्स और क्लोरोप्रोमाजिन ये क्या करते हैं, ये प्रोलॉन्ग इफ़ेक्ट को प्रोड्यूस करते हैं, प्रोलॉन्ग इफ़ेक्ट प्रोड्यूस करते हैं पेशेंट में। अगर कोई पेशेंट को सिरोसिस हो, स्ट्रेप्टोमाइसिन इज एक्सक्रीटेड मेनली बाय द किडनी में प्रूव टॉक्सिक इफ द किडनी ऑफ द पेशेंट इज नॉट वर्किंग प्रॉपर्ली। अब स्ट्रेप्टोमाइसिन ये एक ऐसा ड्रग है जो किडनी थ्रू एक्सक्रीट होता है बॉडी में से। अब वो सही से मतलब एक्सक्रीट नहीं हो रहा बॉडी में से, तो वो क्या प्रूव करता है कि भाई जो भी पेशेंट है उसको किडनी की प्रॉब्लम है, या फिर उसकी जो किडनी है वो प्रॉपरली वर्किंग नहीं कर रही। ऐसा ड्यूरिंग फीवर अ पेशेंट कैन टॉलरेट हाई डोसेज ऑफ एंटीपायरेटिक्स दैन अ नॉर्मल पर्सन। अब कोई इंसान को बुखार है तो अगर हमने उसको हाई डोज भी दिए एंटीबायोटिक्स का तो वो उसको बर्दाश्त कर लेगा दैन द नॉर्मल पर्सन। अब नॉर्मल पर्सन के अंदर तो कोई बुखार है ही नहीं, अगर हमने उसको दिए तो टॉलरेट कर नहीं पाएगा। सो जो पेशेंट होता है फीवर वाला पेशेंट तो वो हाई डोज को टॉलरेट कर लेता है एंटीबायोटिक ड्रग्स को। देन 9 accumulation, the drugs which are slowly excreted may build up a sufficient high concentration in the body and produce toxic symptoms। अब बहुत से ड्रग ऐसे होते हैं कि वो स्लोली बॉडी से एक्सक्रीट होते हैं, तो हाई कॉन्सेंट्रेशन के अंदर बॉडी में प्रोड्यूस होते हैं, तो बॉडी के अंदर जमा भी हो सकते हैं इसमें और वो टॉक्सिक सिम्टम भी प्रोड्यूस कर सकते हैं इसमें। इफ़ इट इज़ रिपीटेडली एडमिनिस्टर्ड फॉर अ लॉन्ग टाइम, अगर बहुत से ड्रग हम रिपीटेडली दे रहे पेशेंट को और वो स्लोली एक्सीड हो रहे और हमारी बॉडी के अंदर ही बच जा रहे, एक्सीड नहीं हो पा रहे, तो वो क्या करेंगे, क्यूमुलेटिव डोज को प्रोड्यूस करेंगे। मतलब उनका क्यूमुलेटिव डोज बॉडी के अंदर हमारे हो जाएंगे, जिसकी वजह से वो टॉक्सिसिटी प्रोड्यूस करते हैं, क्योंकि एक्सक्रीट तो हो नहीं रहे और हम पेशेंट को डोज पे डोज दिए जा रहे, तो वो एक टॉक्सिक सिम्टम्स को प्रोड्यूस करेंगे पेशेंट के अंदर। अगर हमने उसको लॉन्ग टाइम से दिए जा रहे तो कोई ड्रग को, फॉर एग्जांपल डिजिटालिस, इमेटिन एंड हेवी मेटल्स। डिजिटालिस, इमेटिन एंड हेवी मेटल्स अगर हमने लॉन्ग टाइम तक के पेशेंट को दिए तो वो एक टॉक्सिसिटी प्रोड्यूस कर सकते हैं पेशेंट में। दिस ऑकर ड्यू टू अ क्यूमुलेटिव इफेक्ट ऑफ ड्रग, और यह क्यूमुलेटिव इफेक्ट मतलब कोई भी ड्रग ऐसा बार बार दे तो क्यूमुलेटिव इफेक्ट देगा पेशेंट को, जिसकी वजह से टॉक्सिक सिम्टम्स प्रोड्यूस कर सकता है।
द क्यूमुलेटिव इफेक्ट आर यूजुअली प्रोड्यूस बाय स्लो एक्सक्रीशन, जिसकी वजह से क्या होगा, क्या ड्रग हमारी बॉडी के अंदर बचा रहेगा और वो क्यूमुलेटिव इफेक्ट को प्रोड्यूस करेगा बाय स्लो एक्सक्रीशन की वजह से। डिग्रेडेशन एंड रैपिड एब्जॉर्प्शन ऑफ ड्रग, स्लो एक्सक्रीशन, स्लो डिग्रेडेशन एंड रैपिड एब्जॉर्प्शन ऑफ ड्रग, तो वो क्यूमुलेटिव इफेक्ट को प्रोड्यूस करेंगे। समटाइम्स अ क्यूमुलेटिव इफेक्ट इज डिजायर्ड इन अ ड्रग लाइक अ फेनोबार्बिटॉन इन द ट्रीटमेंट ऑफ एपिलेप्सी। अब एपिलेप्सी के पेशेंट में हम फेनोबार्बिटॉन को बार बार दे रहे पेशेंट के अंदर, तो उससे क्या होगा, क्या वो स्लोली एक्सीड होगा और वो बॉडी के अंदर बचा हुआ रहेगा, जिसकी वजह से क्यूमुलेटिव डोज का वहाँ पर प्रोड्यूस होगा, मतलब वो एक ज़्यादा उसका डोज हो जाएगा बॉडी के अंदर, जिसकी वजह से वो टॉक्सिक सिम्टम्स को प्रोड्यूस कर सकता है। नेक्स्ट, एडिटिव इफेक्ट, when the total pharmacological action of 2 or more drugs administered together is equivalent to sum of their individual pharmacological action। जब हम दो ड्रग ऐसे, जब दो ड्रग हम दो या दो से ज़्यादा ड्रग एडमिनिस्टर कर रहे हैं एक साथ, और वो उसका फार्माकोलॉजिकल जो टोटल फार्माकोलॉजिकल एक्शन जो है वो इक्विवेलेंट है, मतलब सेम है, ऑफ टू सम ऑफ देयर इंडिविजुअल फार्माकोलॉजी एक्शन, मतलब अलग अलग भी दिए तो उसको फार्माकोलॉजिकल एक्शन जो है वो इक्वल है साथ में देने के बाद भी। तो ये जो फेनोमेना है, ये इसको हम एडिटिव इफेक्ट और एडिटिव फेनोमेना, एडिटिव फैक्टर बोलते हैं। देन नेक्स्ट, synergism, when 2 or more drugs are used in the combination form their action is increased, this phenomenon is called as synergism। अब फॉर एग्जांपल जैसे कि हमने हमारे प्रीवियस चैप्टर में भी देखे थे कि हमने दो ड्रग को एक साथ दिए एक ही कैटेगरी के, तो क्या करेंगे, उसकी एक्टिविटी को इंक्रीज कर देंगे। अब जैसे कि हमने एग्जांपल के तौर पे देखे थे पैरासीटामोल और एस्पिरिन, अगर हमने पैरासीटामोल और एस्पिरिन को एक साथ दिए कॉम्बिनेशन में, तो क्या करेंगे, एनाल्जेसिक एक्टिविटी को इंक्रीज कर देंगे, जिसको हम सिनर्जिज्म बोलते हैं। थर्ड, 12th नंबर, एंटागोनिज्म, व्हेन द एक्शन ऑफ वन ड्रग इज अपोज्ड बाय द अदर ड्रग्स ऑन द सेम फिजियोलॉजिकल सिस्टम इज नोन एज एंटागोनिज्म। अब हमने प्रीवियस चैप्टर में ये भी देखा था एंटागोनिज्म इफेक्ट क्या होता है। जब हम एक ड्रग दे रहे हैं पेशेंट को और दूसरा ड्रग उसके अपोजिट वाला दे रहे हैं, तो क्या करेगा, एंटागोनिज्म इफेक्ट प्रोड्यूस करेगा, जिसको हम न्यूट्रलाइजेशन बोलेंगे। मीन्स मतलब वो ना ये ड्रग का इफेक्ट मिल पाएगा ना वो ड्रग का इफेक्ट मिल पाएगा, दोनों के एक्शन वहाँ पर न्यूट्रलाइज हो जाएंगे, बिकॉज बोथ आर ड्रग्स अपोजिट ऑफ ईच अदर। सो उसको हम एंटागोनिज्म और एंटागोनिज्म इफेक्ट और फैक्टर बोलेंगे। 13 नंबर फैक्टर, idiosyncrasy, an extraordinary response to a drug which is different from its characteristic pharmacological action is called idiosyncrasy। मतलब कोई ड्रग का एक ऐसा रिस्पॉन्स जो उसके कैरेक्टरिस्टिक से अलग है या डिफरेंट है, मतलब यू मीन से दैट हम उसको साइड इफेक्ट भी बोल सकते हैं। तो अगर कोई ड्रग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिस्पॉन्स को प्रोड्यूस करता है उसकी कैरेक्टर या कैरेक्टरिस्टिक से या उसका कोई फार्माकोलॉजिकल एक्शन के साथ साथ अगर कोई दूसरा रिस्पॉन्स वो प्रोड्यूस करता है, तो उसको हम आइडियोसिंक्रेसी बोलेंगे। द वर्ड आइडियोसिंक्रेसी हैज नाउ बीन रिप्लेस्ड बाय द टर्म ऑफ एलर्जी, और उसको एलर्जी बोल सकते हैं हम। फॉर एग्जांपल, स्मॉल क्वांटिटी ऑफ एस्पिरिन में कॉज गैस्ट्रिक हेमोरेज एंड स्मॉल डोज ऑफ क्यूनन में प्रोड्यूस रिंगिंग इन द ईयर। अब हमने एस्पिरिन को स्मॉल क्वांटिटी के अंदर लिए, तो क्या करेंगे, गैस्ट्रिक के अंदर गैस्ट्रिक हेमोरेज प्रोड्यूस करेंगे, ब्लीडिंग प्रोड्यूस
ब्लीडिंग प्रोड्यूस कर सकता है। या अगर क्यूनिन एंटी मलेरियल ड्रग को हमने स्मॉल क्वांटिटी के अंदर लिए तो क्या करेगा, ऐसे साइड इफेक्ट प्रोड्यूस करेगा, जैसे कि कान में रिंग, अपने ईयर के अंदर रिंगिंग को प्रोड्यूस कर सकता है। एक मतलब इसको हम आइडियोसिंक्रेसी बोलेंगे। देन 4 tolerance when an unusually large dose of a drug is required to elicit an effect ordinarily produced by the normal therapeutic dose of drug। मतलब अगर हमको कोई ड्रग का थेरेपेटिक डोज या उसको कोई थेरेपेटिक इफेक्ट नहीं पहुंच रहा कोई ड्रग का, तो हमको उसका डोज यहाँ पर बढ़ा के देना है कि उसका जो भी अफेक्ट है, जो भी एक्शन है उसका, वो उसको मिल सके। डोज ऑफ ड्रग द फिनोमेना इज टर्म एज टॉलरेंस। तो हम इस ऐसे फिनोमेना को टॉलरेंस बोलेंगे जिसके अंदर पेशेंट को फॉर एग्जांपल स्मोकर कैन टॉलरेट निकोटीन। अब जो स्मोकर होते हैं वो डेली निकोटीन कंज्यूम करते थ्रू द तंबाकू। सो हमको अगर उसका वो ड्रग का उसको इफेक्ट पहुंचाना है, अगर उसको इजीली उसको मतलब वो टॉलरेट कर सके, तो उसका हमको इफेक्ट पहुंचाना है, तो हमको उसका या हमको वो ड्रग का बेटर थेरेपेटिक और बेटर फार्माकोलॉजिकल एक्शन मिले, तो हमको वो ड्रग का डोज इंक्रीज करना पड़ेगा। बिकॉज ऑफ क्योंकि जो स्मोकर होते हैं वो निकोटीन को डेली कंज्यूम करने की वजह से उनको आसानी से उसको बर्दाश्त कर लेते हैं। तो हमको अगर उसका इफेक्ट पहुंचाना है तो हमको उसका डोज लार्ज करना पड़ेगा, उसको मतलब बढ़ाना पड़ेगा। एंड अल्कोहलिक कैन टॉलरेट लार्ज क्वांटिटी ऑफ अल्कोहल। अब अल्कोहलिक जो पीपल होते हैं वो लार्ज क्वांटिटी के अंदर अल्कोहल को कंज्यूम करते हैं, जिसकी वजह से वो उसको बर्दाश्त कर लेते हैं। There are 2 types of tolerance. First one, true tolerance, which is produced by oral and parenteral administration of drug. अब ये ट्रू टॉलरेंस है, ये कब प्रोड्यूस होती है, जब हम कोई पेशेंट को ओरल या पेरेंटल ड्रग एडमिनिस्ट्रेट करते हैं तब प्रोड्यूस होती है। एंड सेकंड, सीडो टॉलरेंस मीन्स विच इज़ प्रोड्यूस्ड ओनली द ओरल रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। अब सीडो टॉलरेंस मीन्स सिर्फ हम कोई पेशेंट को ओरल ड्रग रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन से ड्रग दे रहे तो तब सीडो टॉलरेंस उसको प्रोड्यूस होती है। 15 नंबर फैक्टर, टैकी फाइलेक्सिस। इट हैज़ बीन ऑब्जर्व दैट व्हेन सर्टेन ड्रग्स आर एडमिनिस्टर्ड रिपीटेडली एट शॉर्ट इंटरवल। और ये कब ऑब्जर्व करते हैं हम, जब हम बहुत से ड्रग रिपीटेडली एडमिनिस्टर करते हैं या एडमिनिस्टर देते हैं पेशेंट को एट शॉर्ट इंटरवल्स के वास्ते, शॉर्ट इंटरवल्स के लिए, तो क्या होता है, जो सेल रिसेप्टर गेट ब्लॉक। तो जो हमारे सेल के जो रिसेप्टर होते हैं, जो कि हमारे जो ड्रग उन पर बाइंड होता है, तो वो क्या होते हैं, जो वो रिसेप्टर ब्लॉक हो जाते हैं अप एंड फार्माकोलॉजिकल रिस्पॉन्स टू दैट पर्टिकुलर ड्रग्स। और वो फार्माकोलॉजिकल जो भी रिस्पॉन्स होता है ड्रग का, वो उसको ब्लॉक कर देते हैं ऑफ टू दैट पर्टिकुलर ड्रग्स। मतलब एक पर्टिकुलर ड्रग्स के रिस्पॉन्स को वो डिक्रीज कर देते हैं। क्या मतलब, वो हमको फिर क्या हमको उसका रिस्पॉन्स बहुत कम मिलता है। फिर द डिक्रीज रिस्पॉन्स कैन नॉट बी रिवर्स्ड बाय इंक्रीजिंग द डोज। और इसमें क्या हुआ, क्या हम एक पेशेंट को रिपीटेडली ड्रग दे रहे थे तो शॉर्ट इंटरवल के वास्ते, तो उसकी सेल ने क्या किया, क्या वो सेल के जो रिसेप्टर थे वहाँ पर उन्होंने सेल के रिसेप्टर जो ब्लॉक हो गए, जहाँ पर हमारे ड्रग बाइंड होते थे और हमारे को फार्माकोलॉजिकल रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करता था। तो क्या हुआ, उसकी वजह से हमको उसका रिस्पॉन्स
जो भी फार्माकोलॉजिकल रिस्पॉन्स है वो हमको कम मिलेगा। अब हम ऐसा भी नहीं कर सकते इसमें कि भाई हमने डोज इंक्रीज़ की हमने तो फार्माकोलॉजिकल रिस्पॉन्स हमको ज़्यादा या फिर उसका एक्शन हमको सही मिलेगा, तो हम उसको ऐसा भी नहीं कर सकते। हम ऐसा भी नहीं कर सकते इसके अंदर, हम इसको रिवर्स नहीं कर सकते। दिस फिनोमिना इज नोन एज टैकीफाइलेक्सिस और एक्यूट टॉलरेंस, और ये फिनोमिना को हम टैकीफाइलेक्सिस और एक्यूट टॉलरेंस बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ephedrine when given in repeated dose at short interval in the treatment of bronchial asthma। अब ephedrine ड्रग अब कोई पेशेंट को हम रिपीटेड दे रहे हैं अस्थमा के ट्रीटमेंट के लिए, शॉर्ट इंटरवल के लिए, तो उसमें क्या होगा, मैं प्रोड्यूस वेरी लेस रिस्पॉन्स ड्यू टू टैकीफाइलेक्सिस। तो जो इफेड्रिन है वो उसकी जो रिसेप्टर है वो ब्लॉक हो जाएंगे, जिसकी वजह से उसके जो रिस्पॉन्स है वो बहुत कम मिलेगा हमको, ड्यू टू किसकी वजह से, टैकीफाइलेक्सिस की वजह से। ओके। 16 फैक्टर मेटाबॉलिक डिस्टर्बेंसेस, चेंजेस इन वाटर इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस एंड एसिड बेस बैलेंस। जब हमारी बॉडी के अंदर वाटर इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस का इम्बैलेंस होता है या चेंजिंग होता है, और एसिड बेस का इम्बैलेंस होता है, और बॉडी टेम्परेचर एंड अदर फिजियोलॉजिकल फैक्टर, और बॉडी टेम्परेचर का मतलब इम्बैलेंस और अदर फिजियोलॉजिकल फैक्टर का इम्बैलेंस होता है। सो मॉडिफाई द इफेक्ट ऑफ ड्रग, तो उसकी वजह से जो ड्रग का जो इफेक्ट है वो मॉडिफाई हो सकता है, या फिर यू मे से दैट, या फिर हम उसको ऐसा भी कहें तो चलेगा, या ड्रग का इफेक्ट हमको ज़्यादा भी मिल सकता या फिर कम भी मिल सकता, ऐसा। सैलिसिलेट रिड्यूस बॉडी टेम्परेचर ओनली इन केस एन इंडिविजुअल हैज़ राइज इन बॉडी टेम्परेचर। अब सैलिसिलेट जो है ये बॉडी टेम्परेचर को रिड्यूस कर देते हैं ओनली इंडिविजुअल पर्सन के अंदर, कोई पर्सन के अंदर वो बॉडी टेम्परेचर को बढ़ा भी देते हैं। दे हैव नो एंटीपायरेटिक इफेक्ट इफ़ द बॉडी टेम्परेचर इज नॉर्मल। अगर बॉडी टेम्परेचर नॉर्मल रहा तो एंटीपायरेटिक इफेक्ट, अगर बॉडी टेम्परेचर नॉर्मल रहा तो जो सैलिसिलेट है वो एंटीपायरेटिक इफेक्ट प्रोड्यूस नहीं कर पाएंगे। द एब्जॉर्प्शन ऑफ आयरन फ्रॉम GIT इज मैक्सिमम इफ इंडिविजुअल हैज एन आयरन डिफिशियंसी एनीमिया। अब जो आयरन का जो एब्जॉर्प्शन है GIT ट्रैक के अंदर वो ज़्यादा से ज़्यादा होगा अगर आयरन डिफिशियंसी अनीमिया है तो ये सब फैक्टर हमारे को बहुत अफेक्ट करते हैं ड्यूरिंग ट्रीटमेंट ऑफ एनी डिसीज़। और ये सब फैक्टर जो हमको जो भी हम ड्रग को एडमिनिस्टर करते हैं उसको अफेक्ट करते हैं कि उनका इफेक्ट कितना मिलेगा या नहीं मिलेगा, या फिर उसका फार्माकोलॉजिकल एक्शन जो भी ड्रग का वो सही से पहुँचेगा या फिर ये नहीं, या फिर उसका थेरेपेटिक जो हमको एक्शन चाहिए, तो वो इन्हीं सब फैक्टर पे डिपेंड होता है। ओके।